गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कर रहे थे करंटली। मैंने हेलो एल्केन्स का आपको रिवीजन भी करवा दिया था, सारे रिएक्शंस बहुत क्विक पेस पे आपको रिवाइज करवा दिए थे। क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिया था और सेकंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सेट उसका एक ही पार्ट हो पाया था। चलिए आप सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है, यहीं तक हुआ था फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पार्ट। यस सर। यस सर। आप लोगों ने करा होमवर्क? करा? यस सर। सीरियसली करा है सब लोगों ने? अच्छा ये बताइए, हम असाइनमेंट डिस्कस करें सीधे या आप चाहते हैं कि मैं आपको हेलो एरीन्स रिवाइज करवाऊं? ये सोच के बोलिएगा कि हमारा आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी हमें और भी चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो सर, पहले बताइए, आप बताइए कि हाँ जी क्वेश्चंस करवा दीजिए। क्वेश्चंस करवा दूं सीधे? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस करवाता हूं। फिर भी देखिए फ्रैंकली बोल रहा हूं आपको, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है ना कि आपको नहीं याद है, नहीं आता है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है? लेकिन पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते करते भी मेरे को अगर लगेगा कि ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं आपको टॉपिक क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज करवा दूंगा। हम सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको फिर भी बता दूं, उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको हेलो एल्केन्स करवाई दिया था और हेलो एल्केन्स के बारे में आपको याद होगा, हेलो एल्केन्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे एंड दे एग्जिबिटेड 4 कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ड्यूरिंग दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा था कि किसी भी अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब कोई एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो क्योंकि अल्काइल ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सो दैट्स व्हाई ये न्यूक्लियोफाइल अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे अटैक करके हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता था। और इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के 2 टाइप के मैकेनिज्म्स होते थे, SN1 एंड SN2, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। इसी से रिलेटेड जब हमने हेलो एरीन्स पढ़े, तो इवन इन हेलो एरीन्स द CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। जैसे यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है ना, वैसे हेलो एरीन्स में भी हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी CX बॉन्ड पोलर होता है। तो हमने यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करा कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे हो रहे हैं, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड पे भी हो जाने चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या उतना इजीली एराइल हैलाइड पे हुए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? नहीं। उसके 3 रीजंस मैंने आपको बताए थे। देखिए हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन पहला रीजन तो हमने देखा, देयर वाज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द CX बॉन्ड ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड डबल बॉन्ड इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर s कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड पोलर भी कम होता है, इस पे कम पार्शियल पॉजिटिव, कम पार्शियल नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल स्लोली अटैक करता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन हम लोग ये भी डिस्कस करा था कि रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती है, रिंग के अबव एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल रिंग की तरफ अप्रोच करते वक्त रिपल्शन भी फेस करता है। याद आ रहा है आपको ये 3 रीजन? बट इन स्पाइट ऑफ दीस 3 रीजंस, इन स्पाइट ऑफ दिस लेस रिएक्टिविटी, अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना ही पड़ जाए एक एराइल हैलाइड के ऊपर, तो मैंने आपको एक रिएक्शन के थ्रू ये भी समझाया था कि हमें कितना हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ता है। आपको एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया था एराइल हैलाइड के ऊपर, वो याद दिलाता हूं। हमने सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप देखा था ओवर क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन है और हम इसे अगर एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्वस KOH या NaOH, तो अगर आप ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे करवा रहे होते CH3Cl पे, तो आप ये याद रखिए रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट करता है, अल्कोहल मिल जाता है, कोई एरो पे आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन यूज नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हमने ये रिएक्शन एराइल हैलाइड्स पे करवाया था, तो हमने ये बहुत हाई टेम्परेचर, नियरली 600 to 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM लिया, तब जाके रिएक्शन अकर हो पाया, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट करता है। ये भी रिवाइज नहीं करवाया था मैंने पिछली क्लास में। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए, ये याद आ रहा है आपको? हमने हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज करा था, तब जाके OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करके फिनॉल बनाया था। ये याद आ रहा है रिएक्शन या नहीं आ रहा? पहले तो मुझे ऑनलाइन है वो भी। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा है तो हैंड रेज करिए। कौन कौन मुझे बता सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्यों लिया था और प्रेशर क्यों लिया था? दोनों के अलग अलग रीजन। मैंने प्रेशर का एक रीजन बताया था कि प्रेशर इसलिए ले रहे हैं, टेम्परेचर का अलग रीजन बताया था कि टेम्परेचर इसलिए ले रहे हैं। तो हैंड रेज करिए, किस किस को याद है कि व्हाट वाज द रीजन कि हमने इतना हाई प्रेशर क्यों लिया और इतना हाई टेम्परेचर?
यहाँ पे किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा, आंशिका आपका, और एनीबडी एल्स, वृंदा, मोनिका, मेघा, सब लोग बताइए। देखिए अब मेरे को लगता है कि जैसे आप एक सब्जेक्टिव पेपर के लिए डरते हो ना, ऑब्जेक्टिव के लिए डर नहीं रहे बोर्ड से, उतना ज्यादा आपको डर नहीं है, उतना ज्यादा चिंता नहीं हुई है ना, मतलब आपको बड़ा कैजुअल सा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव है, कर लेंगे आराम से, लेकिन ये बोर्ड ही है, यू शुड नो दैट बोर्ड से ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन ये बोर्ड है। बताइए किसी को याद नहीं आ रहा, बस इतने जितने हैंड रेज हुए हैं। अपर्णा आप बताइए, व्हाट वाज द कॉज कि हम प्रेशर क्यों लेते थे? सर हाई प्रेशर इसलिए लेते थे ताकि वो न्यूक्लियोफाइल को रिंग की तरफ पुश कर सके। हाँ देखो, बाकी सब लोग सुनो ध्यान से, ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है? आकृति, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है या डेफिशिएंट होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। रिंग के अबव एंड बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और अगर रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और OH नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हम चाहते हैं ये रिंग पे जाए, तो एक नेगेटिव पार्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ नहीं जाता आराम से, रिपल्शन की वजह से, तो इसे फोर्सफुली पुश करने के लिए हमें हाई प्रेशर लेना पड़ता है। दैट हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फोर्सफुली पुश अ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स अनदर न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने आप तो जाएगा ही नहीं, तो आपको इसे फोर्सफुली पुश करना पड़ेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के इन्फ्लुएंस में उसे यहां तक भेजा गया, और जब एक बार वो वहां पहुंच गया, तो यहां पे एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ा। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स पे अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, पहली बात तो आराम से होगा नहीं, अगर आपको करना भी पड़ जाए तो आपको बिना हाई टेम्परेचर प्रेशर के तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फोर्सफुली पुश दिस न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द रिंग, एंड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन आपको एल्काइल हैलाइड भी यूज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ना ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है और ना ही उनमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रूम टेम्परेचर पे ही होता है। तो अब याद आया आप सब लोगों को? ठीक है, समझ गए ना प्रेशर क्यों चाहिए? प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फोर्सफुली पुश दिस न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द रिंग, और टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और अल्टीमेटली आप देखेंगे फिनॉल बन जाए, लेकिन इतनी मुश्किल से बने। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि ये जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हैं, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू बी अटेन्ड इन लैब। लैब में आप इतना ज्यादा हाई प्रेशर तो अटेन कर ही नहीं सकते, और इतना हाई टेम्परेचर भी आप लैब में, क्या होता है, आप स्कूल लैब में भी गए हो, लैब में आपके 2 साल ऐसे ही निकल गए, लैब में गए हो या नहीं गए? लैब में सिर्फ एक बंजन बर्नर होता है हीट करने के, कैंडल जैसा होता है। ठीक है, बंजन बर्नर से कितना भी गर्म कर लो, आप 623 केल्विन टेम्परेचर नहीं अटेन कर सकते। तो लैब में यू हैव नो प्रोविजन टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर अगर हम लैब में अटेन ही नहीं कर सकते, तो क्या हम इस रिएक्शन को लैब में नहीं कर सकते? तो याद रखिएगा, लैब में अगर आपको इस Cl को OH से सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको इसको, इन कंडीशंस को इजियर बनाना होगा, इन कंडीशंस को मोर अप्रोचेबल बनाना होगा, और उसके लिए मैंने आपको बताया था, आप रिंग के ऊपर, क्लोरोबेंजीन के ऊपर टेम्परेरीली नाइट्रो ग्रुप लगा। देखो, अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करके एक NO2 लगा देता हूं पैरा पोजीशन, जस्ट एक NO2, तो आप देखेंगे यही रिएक्शन जो एक्वस KOH से करवा रहे हो आप, ये अब आपको प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं पड़ेगा, और टेम्परेचर भी 443 केल्विन लेना पड़ेगा। अब ये OH नेगेटिव बिना प्रेशर के यहाँ पे अप्रोच करके Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा एक NO2 लगने से। क्यों? क्योंकि NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ने क्या करा, रिंग की इलेक्ट्रॉनिसिटी को नीचे खींच लिया, रिंग की इलेक्ट्रॉनिसिटी नीचे आ गई, तो अब आपको नेगेटिव को पुश करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिंग उतनी इलेक्ट्रॉन रिच रही नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी NO2 खींच के ले गया, तो अब ये OH नेगेटिव अपने आप ही जाए, बहुत रेडीली जाए। सो आपको टेम्परेचर भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडीली अटैक करेगा। सही है, अगर आप एक NO2 और लगा दो, तो दो NO2 तो रिंग की और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, और रिंग जितनी कम नेगेटिव होती जाएगी ना, दूसरा नेगेटिव उतना ज्यादा इजीली अप्रोच करता जाएगा। तो दो NO2 लगाने पे यही रिएक्शन 368 केल्विन पे हो जाता था। और अगर आप तीन NO2 लगा दो, तो 3 NO2 लगाने के बाद, तो अब ध्यान से सुनना, 3 NO2 मिलकर इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच लेते हैं कि ये जो रिंग यहां इलेक्ट्रॉन रिच थी, अब ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। डेफिशिएंट होने की वजह से आपको कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगा, और इनफैक्ट आपको KOH भी नहीं चाहिए, सिर्फ वाटर से ही रिएक्शन होता है। अगर आप वाटर से भी रिएक्ट करवा दोगे ना, तो इवन वाटर का OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना ले, क्लोरो की जगह OH लग जाएगा, उसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये बहुत इजीली इंपॉर्टेंट याद रखिएगा,
कि वैसे तो एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते नहीं, अगर आप कोई ग्रुप नहीं लगाते हो, कोई NO2 वगैरह नहीं लगाते हो, तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओ, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओ, आपके लिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना उतना इजियर होता चला जाएगा। ये बात याद आई? अब सुन के तो याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है? सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जो पहली बार आप आकृति इशिता समझ में आई चीजें? ठीक है, हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए, और पेज नंबर 13 पे हम सेकंड पैसेज बेस का सेकंड असर्शन कर रहे हैं। पेज नंबर 13 ओपन करा सबने? हम पहला असर्शन कर चुके थे ना? यस बताओ सर। क्या आंसर मार्क करें पहले का? ऑप्शन सी। सेकंड असर्शन पढ़िए। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ट्रू। Presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of substitution. सब लोग बताओ। ट्रू। और बाकी सब लोग? वृंदा, मेघा? देखते हैं ट्रू की नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। संस्कृति आप बताइए, ज्योति, लावण्या, महेश, क्या लग रहा है आपको? ट्रू। वो बोल रहे हैं कि NO2 लगाने से सब्स्टिट्यूशन इजियर हो जाती है रिंग के ऊपर। ट्रू लग रहा है? चलिए देखते हैं, अगली लाइन भी पढ़िए। नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। ट्रू सर, ट्रू। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है रिंग के ऊपर। सही है? देखिए, दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट को आप ट्रू नहीं मार्क करोगे। क्यों नहीं मार्क करोगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। यहां पे सब्स्टिट्यूशन तो दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी तो होती है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक मेंशन नहीं करा हुआ, उन्होंने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड मेंशन करा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि हर सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ NO2 से इलेक्ट्रिविटी इंक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो फिर तो डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टिविटी। तो जब तक वो फुल स्टेटमेंट मेंशन नहीं करेंगे, वी कांट बी, हम इसे ट्रू नहीं मार्क कर सकते। सो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ गए क्या रीजन है उसके फॉल्स होने का? एवरीबॉडी? यस सर। फर्स्ट वन इज फॉल्स बट सेकंड वन इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट तो सही लिखी है कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है बेंजीन रिंग में से। सो ऑप्शन होगा डी। थर्ड वाली स्टेटमेंट पढ़िए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरीन्स occurs slowly and under drastic condition. सब लोग बताइए। फॉल्स। टेल मी कि किस किस को फॉल्स लग रहा है और किस किस को ट्रू। पहले ट्रू वाले हैंड रेज करो, किस किस को सही लग रहा है? इसका मतलब जिनके हैंड रेज नहीं है उन्हें फॉल्स लग रहा है। क्या लग रहा है शुभ्रा आपको? आपको आपको और किसी को? यहां पे ट्रू किस किस को लग रहा है ऑनलाइन? सक्षम आप बताएंगे कि आपको ट्रू क्यों लग रहा है? आकृति आप बताओ कि आपको ट्रू क्यों लग रहा है? स्टेटमेंट पढ़ो। संस्कृति आप बताओ कि ट्रू क्यों लग रहा है? सर क्योंकि हेलोएरीन पहले से इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें एक और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को ऐड कराना मोर डिफिकल्ट होगा। ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन occurs slowly and under drastic condition, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
देखो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ये लिखवाया था कि जितना इजीली अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो कर लेते हैं, एराइल हैलाइड उतना इजीली न्यूक्लियोफिलिक नहीं कर पाते, क्योंकि रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाता नहीं है, हमें ड्रास्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ती है न्यूक्लियोफिलिक के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक तो इनकी कैटेगरी होती है, रिंग की तो नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करना, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है। रिंग के ऊपर 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको करवाए थे, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आप पांचों में देख लो, हमने किसी भी एरो में कोई टेंपरेचर प्रेशर नहीं लिया। जितने भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन वगैरह होती हैं, सब रूम टेंपरेचर पे होती हैं, तो वो तो बहुत आराम से हो जाती है, उसमें कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं लेनी पड़ती हमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करना ही तो रिंग की नेचर है, क्योंकि रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो पॉजिटिव चीजों को तो कन्वीनियंटली अपने ऊपर अटैक करने देती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि वो स्लोली अंडरगो करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन पे, नहीं। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक के लिए होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आशिका, आपको समझ में आया? एंड संस्कृति एंड एवरीबॉडी, समझ में आया? यस सर। हेलोएरीन आर एक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। बताइए, इस लाइन का मतलब भी समझ में आ रहा है या क्या लग रहा है आपको? बताओ। देखो, अगर आप चुप रहोगे और अभी भी हेजिटेट करते रहोगे तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं बिल्कुल, तो लेट मी नो इट वेरी फ्रैंकली। अगर आप में किसी को भी कोई स्टेटमेंट में डाउट है, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो खुल के बताओ। सर आवाज आ रही है? ट्रू। यस, आ रही है। सक्षम बोलिए। सर सक्षम, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। हेलोएरीन्स आर एक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। देखो, मैं आपको बता दूं, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सी अटैक होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? रिंग्स Electrophilic. कौन से अटैक अंडरगो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्यों करती है रिंग इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? क्योंकि रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इसलिए पॉजिटिव चीजों को आराम से अप्रोच करवाती है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा देते हो, से क्लोरीन लगा दी, तो क्लोरीन की आ जाने से क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा ये क्लोरीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो याद रखिएगा, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई तो रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा। रिंग पे नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव का अटैक स्लो हो जाएगा। तो हैलोजेंस तो डीएक्टिवेट करती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैलोजेंस एक्टिवेटर्स होती हैं, दे आर डीएक्टिवेटर्स। समझ गए आप सब लोग? क्लियर है कि नहीं? तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली क्या थी? ऑप्शन ई वाला क्वेश्चन है ये। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देयर है कोई डाउट? यस सर। सर अभी आपने मतलब जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया था, तो वहां पे भी हमने क्लोरीन लगा रखा था, तो वो भी तो वहां पे विड्रॉ कर रखा होगा, तो हमने नाइट्रो ग्रुप एक्स्ट्रा क्यों लगाया था? देखो, वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे। वहां पे हमने क्लोरो के ऊपर नाइट्रो इसलिए लगाया था ताकि नाइट्रो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ले, रिंग पे नेगेटिव कम हो जाए, और रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा तो फिर नेगेटिव चीज जल्दी अटैक करेगी। वहां पे हमें OH नेगेटिव को अटैक करवाना, OH नेगेटिव। लेकिन अब हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिंग के जो एक्चुअल कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो तब कम हो जाएगा जब आप इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर खींच लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो रिंग लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, नेगेटिव कम हो जाएगा, रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिव का अटैक भी स्लो हो जाएगा। अगर आपको कभी भी बोला जाए ना बेंजीन के कंपैरिजन में हेलोएरीन एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, तो आप बोलोगे डीएक्टिवेटिंग। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरफ रिएक्टिविटी को स्लो कर। समझे आप या नहीं समझे? देखो, अगर आप थोड़ा सा भी नहीं समझे हो ना, आप में से कोई भी, तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूं।
बिल्कुल सर, हेजिटेट मत करो, 1% भी आ सके। दर्शिता दोबारा बोलिए। सर फिर से एक बार बता दीजिए। देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बिल्कुल वैसे बताता हूँ जैसे चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। आप सब लोग ध्यान से सुनो। ये ऐसी रिंग जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसे बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग। अनसब्स्टिट्यूटेड। और एक ऐसी रिंग जिसपे आप कोई ग्रुप लगा देते हो, कोई भी ग्रुप से एक्स वाई जेड कुछ भी, एनीथिंग। एक्स मतलब हैलोजन मत ले लेना, मैं किसी भी ग्रुप की बात कर रहा हूं, एनी ग्रुप जी, इसे बोलते हैं एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग। ये याद रखिए, चाहे अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग हो या सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, दोनों ही रिंग्स इलेक्ट्रॉन रिच होती है। रिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि रिंग के अबव एंड बिलो द प्लेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये घूमते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से। यहां पे भी पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रहती है। और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कभी भी अप्रोच नहीं करते। वो बात अलग है कि फोर्सफुली अंडर प्रेशर आप पुश कर दो इन्हें, लेकिन जो एक्चुअल अटैक होता है ना रिंग्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। पॉजिटिव चीजें बड़ा फेवरेबली इनकी तरफ जा सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव को पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। हमें यहां पे ये देखना है कि जिस स्पीड से एक इलेक्ट्रोफाइल अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जाता है, क्या उसी स्पीड से इस पे जाता है, या उससे ज्यादा स्पीड पे जाता है, या उससे कम स्पीड पे जाता है। समझ रहे हैं आप? इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, जिस स्पीड से इस पे जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा स्पीड पे इस पे जाएगा, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप ने एक्टिवेट कर दिया रिंग को, इसने रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। और लेकिन अगर ये स्लोली जाएगा इस पे, तो हम बोलेंगे ये डीएक्टिवेटर है। अब ये एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर पुल कर लेगा। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऊपर चली गई, तो रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा। रिंग पे नेगेटिव कम हो गया, तो पॉजिटिव का अटैक स्लो होगा ना। पॉजिटिव चीज तो वहां ज्यादा अटैक करेगी, ज्यादा नेगेटिव मिलेगा उसे। तो रिलेटेड टू दिस, इस पे तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी मेंटेन है, लेकिन यहां पे उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ग्रुप खींच के ले गया, तो नेगेटिव कम होने की वजह से पॉजिटिव का अटैक स्लो हो गया। तो डीएक्टिवेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बने हुए ग्रुप, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सारे हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। सही है, वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देती हैं, पॉजिटिव का अटैक स्लो कर देती हैं। लेकिन अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे मिथाइल होता है, आपको पता है प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करता है, तो ये एक तो रिंग की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से इसने भी दे दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिंग पे नेगेटिव बढ़ जाएगा। रिंग पे नेगेटिव बढ़ गया तो और फास्टली अटैक करेगा, इससे भी ज्यादा फास्टली अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटर होते हैं। और यहाँ पे हैलोएरिन की बात करेंगे, हैलोजन की, तो हैलोजन तो डीएक्टिवेटर होती है ना, इन्होंने एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दर्शिता एंड एवरीबॉडी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बताइए दर्शिता और बाकी सबको, धैर्य, आयुष, सबको क्लियर है? सर यस सर। ठीक है, पेज नंबर 14 पे आ जाइए। देखिए पेज नंबर 14 पे ये जो पहला असर्शन दे रखा है ना, इसका रीजन नहीं है मिसप्रिंट, ये मिस हो गया है प्रिंट होने से, इसको छोड़ दो आप, और वाला पार्ट आ जाए, सीधे और वाले पार्ट पे आ जाइए, और वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। क्लोरीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जब भी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाया जाए। बताइए ट्रू और फॉल्स? ट्रू। किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए क्लोरीन, आपको मैंने अभी अभी बताया कि चाहे सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो या अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चीजें अटैक करती हैं। क्लोरीन याद रखिएगा, इसके पास लोन पेयर होती हैं, और ये लोन पेयर रेजोनेंस के टाइम पे नीचे आते हैं। तो जब ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, फिर अगले स्टेप में ये यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये पॉजिटिव चीज एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे ही अटैक करेगी, बीच में मेटा पे नहीं करेगी। तो हम बोलते हैं क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो पहली स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, क्लोरीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी सही लिखी हुई है, ट्रू। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब बताइए, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो सर। यस सर। नो नो सर। सर, नहीं, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
देखो आप अभी भी कंफ्यूज हो लगता है, मैं आपको फिर बता दूं। आप में से किस किस को लग रहा है, देखो एक बार बोर्ड पे देखो ध्यान से, क्लोरीन इस तरह का रेजोनेंस एग्जिबिट करता है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस के टाइम पे नीचे आते हैं ऐसे। तो किस किस को ये लग रहा है, आकृति कर दो, किस किस को लग रहा है कि ये लोन पेयर नीचे आ रहे हैं, तो फिर इसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलना चाहिए, विड्रॉइंग क्यों बोल रहे? किसी को लग रहा है ये लोन पेयर तो नीचे आ रहे हैं, रिलीजिंग क्यों नहीं बोल रहे? बताओ। क्योंकि रिलीजिंग या विड्रॉइंग लोन पेयर से डिसाइड नहीं होता, शेयर्ड पेयर से डिसाइड होता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इससे डिसाइड होता है रिलीजिंग या विड्रॉइंग नेचर। लोन पेयर के नीचे ऊपर आने से तो ओरिएंटेशन डिसाइड होती है कि ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल हमारा जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाए, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। अटैक करने की जगह डिसाइड होती है रेजोनेंस, लेकिन जो रिएक्टिविटी होती है, अटैक करने की स्पीड, वो आई इफेक्ट से डिसाइड होती है। सही है? सो रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग नेचर इस शेयर्ड पेयर से विड्रॉ होती है। शेयर्ड पेयर तो क्लोरीन ऊपर ही खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या मतलब है, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर, क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली जाएगी तो रिंग पे नेगेटिव कम हो जाएगा, नेगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिव धीरे धीरे अटैक करेगा। लेकिन वो धीरे धीरे भी कहां करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे करेगा, क्योंकि उसे ऑर्थो और पैरा पे रिलेटेड टू मेटा ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो एक्टिवेटिंग नेचर जो होती है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग नेचर, वो आई इफेक्ट से कंट्रोल होती है। आर इफेक्ट तो सिर्फ ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। सही है? पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन उसका रीजन ये देखा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? नहीं, उसका रीजन है क्योंकि वो प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि उसका लोन पेयर नीचे आता है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो रीजन गलत दे रखा है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या ऑप्शन होगा, सब लोग बताइए? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है ना? क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी ठीक है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी ठीक है। लेकिन सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी। थर्ड वाला, इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये इजी है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, पढ़िए, खुद ही पढ़िए। इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, thionyl chloride is preferred over other reagents. True. सबको मालूम है ट्रू? रीजन दे रखा है, the other two products during the reaction except alkyl halides are escapable gases. True. रीजन भी सही है, एक SO2 गैस मिलती है और एक HCl गैस मिलती है, दोनों उड़ जाती है, इसलिए अल्काइल हैलाइड प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है हमें। तो ऑप्शन ए। फोर्थ वाले की पहली स्टेटमेंट अगर किसी को समझ में ना आ रही हो तो मुझे बता दें। Yield of an alkyl halide which is formed where the free radical halogenation is low. True. सब लोग बताइए किसको स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, या किसको ये याद नहीं आ रहा है ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है और ऐसा क्यों लिखा हो? Yield of an alkyl halide which is formed by the free radical halogenation is low. और किसी को? यस सर, एक बार बता दो। देखो आपको याद है ये रिएक्शन जिसमें हमने मीथेन का क्लोरीनेशन करा था यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ था, यहां से एक H रेडिकल हटा था और एक Cl लग गया था, CH3Cl प्लस HCl। इशिता आपको ये रिएक्शन याद है? नहीं याद ये रिएक्शन? आपको याद है निकिता? इशिता और निकिता आप बताइए, क्या ये रिएक्शन यहीं रुक गया था या इसके आगे भी रिपीट हुआ था? इसके आगे भी रिपीट हुआ था। अगर ये क्लोरीन एक्सेस में था तो एक्सेस में होने की वजह से ये बचा हुआ क्लोरीन इसके साथ फिर से रिएक्ट करता है और एक और H हट के एक और Cl लग जाता है, डाइक्लोरोमीथेन मिल गया था, फिर ट्राइक्लोरो, तब तक होता है जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं खत्म। यानी कि हमें एक प्रोडक्ट के बदले 4 प्रोडक्ट मिले। तो जब 4 प्रोडक्ट मिले तो पर यूनिट प्रोडक्ट यील्ड कम हो गई कि नहीं हो गई? एक अकेला प्रोडक्ट तो 100% मिलता, लेकिन वही 100% 4 में डिवाइड हो गई, तो हर प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा मिला। तो वो यही लिख रहा है कि yield of an alkyl halide which is formed by the free radical halogenation is low. ये सही लिखी हुई है स्टेटमेंट, क्योंकि फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिपीटेटिव नेचर का होता है, वहां पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें मोनोक्लोरो के साथ साथ पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? रीजन पढ़िए, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलोएल्केन्स। True.
रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है, तो ऑप्शन ए होगा। हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ट्रू। True. हेलोएल्केन्स बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। आपको याद होगा कि हेलोएल्केन्स वाटर के साथ डायपोल डायपोल बनाते हैं, लेकिन वाटर ऑलरेडी वाटर के साथ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि हेलोएल्केन पानी में मिक्स हो जाए, तो पहले आपको वाटर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और उन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेलोएल्केन और वाटर के इंटरेक्शन से इतनी एनर्जी निकल जाए जो वाटर वाटर इंटरेक्शन को ब्रेक करे, लेकिन द energy released during alkyl halide water interaction is very less, and that is not sufficient to break the water water interaction, so that's why alkyl halides remain almost insoluble in water. ये बात सबको याद आ रही है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन आप खुद पढ़ के बताओ ट्रू है या फॉल्स है। सब लोग ध्यान से धीरे धीरे रीजन पढ़ें। False. सर फॉल्स होगी। False. New intermolecular attraction between the haloalkanes and solvent molecules have much more strength than the intermolecular attraction between the haloalkane molecules. Monica, Drishti, Dhairya, Sir, false. Sir, false. Sanvi, Sneha, Vishesh. Sir, false. Sir, false. यहाँ पे भी सब लोग बताइए। देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सुनो ध्यान से, एक बार फिर से सुनो। मुझे बताइए एल्काइल हैलाइड्स, मान लो एल्काइल क्लोराइड ले लेता हूं। एक एल्काइल क्लोराइड और दूसरे एल्काइल क्लोराइड में कौन से इंटरैक्शंस होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल? इन दोनों में Sir, dipole. डायपोल डायपोल, ठीक है ना? डायपोल डायपोल। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये इंटरैक्शन इज अ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल से। अच्छा, एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ क्या बनाने वाला था? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या डायपोल डायपोल? Sir, सोच के dipole. बताइए। ये भी dipole. ये भी डायपोल डायपोल, ये भी डायपोल डायपोल। इवन दिस इज डायपोल डायपोल। अच्छा, वाटर वाटर के साथ क्या बना रहा था? Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन बनेगा तो डायपोल डायपोल बनेगा, वहां से कम एनर्जी रिलीज होगी, और वो कम एनर्जी इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। याद रखिएगा, एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन आर वीकर देन द वाटर वाटर इंटरेक्शन, बट एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द हेलोएल्केन हेलोएल्केन इंटरेक्शन। क्योंकि ये भी डायपोल डायपोल है, ये भी डायपोल डायपोल है, इन दोनों में से डायपोल डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, बता सकते हो? एल्काइल हैलाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ या एल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ, वो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? या नहीं पता चल रहा? बताओ, नहीं पता चल रहा तो Sir, नहीं देखिए, पता यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। यहाँ पे एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलोएल्केन वाटर के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है हेलोएल्केन हेलोएल्केन, और वो यही बोल रहे हैं। उन्होंने वाटर नहीं लिखा लास्ट लाइन में, हेलोएल्केन लिखा है। एक बार पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से दोबारा। New intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecules have much more strength than the intermolecular attraction between haloalkane molecule, not the water molecule. अगर लास्ट लाइन में वाटर लिखा होता ना कि alkyl halide water interaction are weaker than water water interaction, मैंने वो लाइन बताई थी आपको कि alkyl halide water interaction weaker होते हैं water water से, लेकिन यहाँ water water से नहीं कंपेयर करा है, यहाँ पे haloalkane haloalkane से कंपेयर करा है। उसके कंपैरिजन तो alkyl halide water स्ट्रॉन्गर ही होती। आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो लोग बताएं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गया सर, आ गया। तो ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही थी, हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। अब आप रीजन बताइए कि इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट? No, sir. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वही होती कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन इज लेस देन द वाटर वाटर इंटरेक्शन। उस रीजन से अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं हो पाते या कम सॉल्युबल होते हैं। बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी आप यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, समझने में कोई चीजें नहीं क्लियर हो रही तो बता। 6 SN2 mechanism is accompanied by racemization। सब लोग बताओ। मनीषा क्यों फॉल्स मनीषा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया। SN2 में सिर्फ बैक साइड अटैक होता है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। रेसमाइजेशन तो उसे बोलते हैं जब इन्वर्जन भी मिले रिटेंशन भी मिले, ठीक है, लेकिन SN2 में तो सिर्फ इन्वर्जन मिलता है, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैचेस इटसेल्फ ऑन द साइड अपोजिट टू द वन वेयर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। ट्रू। जहां पे हैलोजन लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड से हैलोजन अपने आप को अटैच करने आता है, न्यूक्लियोफाइल अपने आप को अटैच करने आता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली स्टेटमेंट थी फॉल्स और दूसरी है ट्रू, ऑप्शन हो गया डी। 7 निकिता आप बताइए 7 की पहली स्टेटमेंट SN1 रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन। ट्रू। शायद, मतलब क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि सर SN2 वाली जो थी वो तो फॉल्स है। निकिता टेल मी कि रेसमाइजेशन क्या होती है। निकिता ये एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट थोड़ी ना कि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू ही होगा, ये तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। आप ये बताइए कि रेसमाइजेशन क्या होता है, आपको मालूम है निकिता? नहीं मालूम रेसमाइजेशन? रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं वो मालूम है? ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा सर। नहीं मैंने पढ़ाया ना पिछली क्लास में, मैंने तो रिवाइज करवाया था, पहले भी मैंने ही पढ़ाया था। कब पढ़ोगे सर? अभी आज कितनी तारीख है? 22 फर्स्ट से आपका एग्जाम है, आपको जो पहला एग्जाम है आप उसके लिए पढ़ने लग जाओगे। केमिस्ट्री के लिए तो फिर यही दिन बचे हैं आपके पास। नहीं सर, मैं आज डाउट लेके आई थी ना पूछने के लिए, जब तक वो क्लियर नहीं होता तो आगे तो पढ़ेगी, इसीलिए सब बहाने, नहीं सर सच में कुछ भी कर लो। आज इस स्टेज पे अगर आप बोल रहे हो कि इसलिए ये नहीं आता या उसलिए वो नहीं आता, सब बहाने। अब ये अब आप, मैं पिछली क्लास में भी रिवाइज करवाया, हर बार मैं रिवाइज करवाने के बाद पूछता हूँ अब बताइए कोई डाउट है? तब तो नहीं बताया आपने। रेसिमाइजेशन नहीं मालूम आपको, रेसिमिक मिक्सचर नहीं मालूम, ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम है? बताइए क्या होती है, बोलो। क्या मैंने आपको कभी, आपने मुझसे पूछा, मैंने मना करा या डांट दिया कि आपको इतना भी नहीं आता, ऐसे कह दिया क्या? आप इतना हेजिटेट क्यों करते हो? मैं तो बार बार बोलता हूं कि पूछिए, और जब मैं पूछ रहा हूं तो आप चुप हो जाते हो, आप बोलते हो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। रेसिमाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो और लीवो मालूम है ना? एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड वो होता है जो लाइट को राइट में रोटेट करता है, एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड वो होता है जो पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करता है, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ दोनों चीजें मिल जाए, डेक्स्ट्रो भी मिल जाए, थोड़ा बहुत लीवो भी मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कुछ कैंसल आउट करेंगे, इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। अगर दोनों 50-50 मिल जाए तो वो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती है। अगर एक कम एक ज्यादा मिले तो भी पार्शियल रेसिमाइजेशन तो होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? निकिता सुन रहे हो? ठीक है, तो आप मुझे बताइए SN1 में आपको याद है कि प्रोडक्ट्स क्या मिलते थे, या SN1 SN2 टोटली डाउट है आपको? नहीं यार, कैसे करोगे बताओ? चलिए और सब बताइए। SN1 रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, सब लोग sir. बताओ, ये बिल्कुल सही है। Carbocation formed in this reaction, carbocation is formed in this reaction and the attack of nucleophile can be from either side of the leaving group. True. True. बिल्कुल सही लिखा हुआ है, True, sir. यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है, इसीलिए तो रेसिमाइजेशन। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। 8th आयुषी आप बताइए पहली स्टेटमेंट 8 की। इट इज नेसेसरी टू अवॉइड द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से मॉइस्चर के ट्रेसेस अवॉइड करना, उससे रिलेटेड किसी भी रिएक्शन में से मॉइस्चर को हटाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैव अ वेरी स्ट्रांग एफिनिटी फॉर वाटर एंड दे इमीडिएटली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कीन। ये देखिए ये वाटर है
और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, तो ये एल्केन्स बना ले। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, और रीजन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ट्रू। रीजन भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन होगा ए। कोई डाउट है? 9. Tertiary butyl bromide undergo Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl butane. True, sir. किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है? नहीं, आपके हाँ या ना बोलने से भी ना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, मतलब ना भी ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली ना इसलिए बोल रहे हैं कि आपने करा ही नहीं है, आपने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कॉपी पे, तो आपको पता कैसे होगा? सर एक बार इसकी रिएक्शन बना के दिखा दो। देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सर ये फॉल्स होगा। मोनिका बताना पहले, देख लो पहले। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मोनिका ये क्लियर है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? यस सर। ठीक है, इसको सोडियम से रिएक्ट करवाया और एक और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में एक जैसे दो मॉलिक्यूल आमने सामने से आते, तो वुड्स रिएक्शन जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस करेंगे तो ये 2NaBr निकलेगा, और ये बनना चाहिए CH3, और इसके आगे बिल्कुल इसी की मिरर इमेज ही है। वन टू थ्री फोर 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। मोनिका बताओ फॉल्स क्यों लग रहा है? सर अब ये ट्रू है। Tertiary butyl bromide undergo Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl butane. This is correct. इसका अगर आप Wood's reaction करोगे तो आपको ये तो मिलेगा, ठीक है? रीजन पढ़ो। In Wood's reaction, alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the carbon atom that are present in halide. ट्रू। Wood's reaction में जो भी halide में कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसके डबल कार्बन वाला हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। सो रीजन भी सही दे रखा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए। बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरीन इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन। ट्रू। True. हेलोएरीन में ये जो बॉन्ड क्लीवेज होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, ये डिफिकल्ट होती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है फिनाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। False. देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ये उसका रीजन नहीं है, वो दोनों अलग रीजन अलग नहीं है स्टेटमेंट को, लेकिन स्टेटमेंट सही लग रही है, बताइए सब लोग। Sir, false. फिनाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। फिनाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल नहीं होता, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपको पता है ये होता है फिनाइल कार्बोकेटायन। एक और कार्बोकेटायन दिखाता हूं, ये होता है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये बहुत स्टेबल है क्योंकि इसमें ना रेजोनेंस होता है। देखिए अगर ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां डबल आ जाएगा, और यहां डबल आ गया तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, फिर एक बार यहां आएगा, फिर एक बार यहां आएगा, वो पॉजिटिव एक जगह ना रहकर सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा है अगर उसी पे पॉजिटिव आ जाए तो इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, इसमें तो ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। तो फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, बेंजाइल ज्यादा स्टेबल हो सकता था, ठीक है। सो फिनाइल कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल। ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली वाली सही लिखी हुई थी, तो ऑप्शन होगा सी। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ट्वेल्थ की स्टेटमेंट अलीशा आप बताएंगे, ट्वेल्थ वाला फर्स्ट असर्शन। अलीशा, aryl halides do not undergo the nucleophilic substitution with ease. अलीशा आपसे पूछ रहा हूं मैं। ट्रू। अलीशा ने बताया ट्रू, aryl halides do not undergo the nucleophilic substitution with ease. Yes, this is true. aryl halide nucleophilic substitution आराम से नहीं अंडरगो करते। मैंने आपको 3 रीजंस बताए थे उसके। अलीशा क्या आपको तीनों रीजंस भी याद है? नो सर। अगली स्टेटमेंट अलीशा पढ़ के बताइए।
वो सही लग रही है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जल्दी जल्दी बोलो, अगर इतना वेट करूंगा मैं आपके लिए तो फिर कैसे होगा, हमें खत्म करना है। निकिता आप बताओ, पहली स्टेटमेंट ट्रू थी 12th वाला, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज। एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से नहीं अंडरगो करते। दूसरी स्टेटमेंट, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड, क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है? नहीं मालूम? इसमें रेजोनेंस होता है ना निकिता, अभी बताया था रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इससे रिलेटेड? No, sir. 13 आकृति पहली स्टेटमेंट बताइए 13 की। एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज। फॉल्स। दूसरी भी बताइए, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ट्रू। ऑप्शन भी बताइए। पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू, ऑप्शन डी सही है। सबको क्लियर है? खुशी 14 की पहली स्टेटमेंट बताइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोब्यूटेन। मैं बना के भी दिखा देता हूं। उन्होंने ये ऑर्डर दे रखा है, पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उससे ज्यादा वो बोल रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन का, उससे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का। इज दिस द करेक्ट ऑर्डर? खुशी कैसे पता चला? देखिए सब लोग जिसको डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूं, ये ऑर्डर सही दे रखा है। हमेशा याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एज वेल एज द मोलर मास। देखो ये दोनों कंपाउंड है 3 कार्बन वाले और वो है 4 कार्बन वाले, तो ये तो फैक्ट है कि 4 कार्बन वाले का मोलर मास 3 कार्बन वाले से तो ज्यादा ही हो, तो ब्यूट वाले का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों प्रॉप वालों से तो ज्यादा ही, वो तो सबसे ग्रेटर सही लगा हुआ है। इन दोनों को हमें चेक करना है, ये दोनों सही लगाए हुए हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन को कैसे डिसाइड करा खुशी आप? एग्जैक्टली। देखिए ये बात याद रखिएगा, ब्रांचिंग से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है। पहले ये 4 कार्बन मैंने चेन में लगा, दे आर स्ट्रेच्ड लीनियरली, लेकिन अगर मैं इसमें से एक फ्रेगमेंट कॉर्नर से हटा के बीच में लगा देता हूं तो मैंने मॉलिक्यूल में थोड़ी सी कॉम्पैक्टनेस ला। कॉम्पैक्टनेस लाने से सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है ब्रांचेस। तो ये बिल्कुल सही है, 3 कार्बन वाली ब्रांच का कम होगा, चेन का ज्यादा होगा, 4 का उससे भी ज्यादा। तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। पहली स्टेटमेंट सब लोग ट्रू मार्क कर लीजिए, और दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास एंड द सरफेस एरिया। ट्रू। Is this the correct explanation? Yes, sir. This is the correct explanation. So option A. Benzyl bromide when kept in, अच्छा ये इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसको स्किप कर दीजिए। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, आपको समझ में ही नहीं आएगी। बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर लिखा हुआ है, तो कुछ वर्ड यहाँ पे गलत हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैं सही चेक करके फिर आपको करवाऊंगा। अभी आप अगले वाले पे आ जाए। 16 नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ट्रू। True. आंशिका बताओ क्यों फॉल्स? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से। क्लोरोबेंजीन पे मैंने आपको
नॉर्मल रिएक्शंस भी तो करवाए होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजेनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, रिडल कार्बोनाइलेशन और एसाइलेशन। तो अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 H2SO4 से NO2 लगेगा, कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे? कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे लगेगा ना, बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसके रेजोनेंस के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आता है, एक बार ऑर्थो पे रुकता है, एक बार पैरा पे रुकता है। और NO2 आपको मालूम है NO2 पॉजिटिव बनकर आता है, नाइट्रोनियम आयन। तो कोई भी पॉजिटिव चीज वहीं अटैक करेगी जहां उससे ज्यादा नेगेटिव है। तो पहली स्टेटमेंट में दे रखा है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन, NO2 ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सब लोग बताइए फॉल्स। क्या फॉल्स है इसमें, ये बताइए क्या फॉल्स है। देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और रीजन भी गलत है। स्टेटमेंट तो इसलिए गलत है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं, मेटा डायरेक्टर। और दूसरा ये रीजन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, क्लोरीन ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये रीजन होना चाहिए था ऊपर वाली स्टेटमेंट का, ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट में नाइट्रो तो अटैक करने आ रहा है, क्लोरो लगा हुआ है रिंग के ऊपर, क्लोरो लगा हुआ है ना, नाइट्रो तो अटैक करने आ रहा है। और जो लगा होता है उसकी डायरेक्टिव नेचर देखी जाती है, जो अटैक करने आता है उसकी डायरेक्टिव नेचर नहीं देखी जाती। वो चाहे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो या मेटा डायरेक्टर हो, वो तो कहां लगेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, समझिए। तो नाइट्रो ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये गलत स्टेटमेंट है। सो दैट्स व्हाई पहली ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन होगा सी। सबको क्लियर है ना? Yes, ज्योति sir. क्लियर है? ज्योति 13th मल्टीपल चॉइस का पहला पार्ट बताइए। An alkyl halide RX reacts with KCl to give propane nitrile. RX is विशेष, आप बताओ। सर सी। CH3CH2Cl, क्योंकि आपको मालूम है KCl से रिएक्ट करना है स्टेप अप रिएक्शन। जब हम KCl से रिएक्ट करवाएंगे तो CN यहाँ पे अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर 2 कार्बन वाला अल्काइल हाइड हुए तभी तो आपको आगे चल के प्रोपेन नाइट्राइल मिलेगा। CH3CH2Cl, प्रोपेन नाइट्राइल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट? कोई डाउट आकृति? 14th क्वेश्चन, सब लोग पढ़ के आंसर मत बोलो, हैंड रेस, पहले हैंड रेस करो। 14th क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करिए, कौन कौन बताएगा? चार तरह के अल्काइल हैलाइड दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है व्हिच इज लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ एक हैंड रेज हुआ है। इस बात पे तो आप सबकी डांट पड़नी चाहिए क्योंकि दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। इसी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन पहले भी आया, फिर भी आप भूल गए, फिर तो हमारे रिवीजन का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। इसी चैप्टर का भूल गए तो पिछले चैप्टर का तो सभी भूल गए होंगे। अब ये बात कहने पे 3 हैंड रेज हो गए, बाकियों का क्या? अच्छा पहले पीछे जाओ, पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो, क्या पता देख के याद आ जाए या हो सकता है वहां पे आपने आंसर लिखा हो। पहले पैसेज बेस्ड का पहला पार्ट, सेम क्वेश्चन था ना, याद आया आपको? 4 पार्ट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा मोस्ट रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड होगा, सॉरी कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। याद आया वृंदा इसका आंसर? दर्शिता आपको याद नहीं आया? ध्रुव? सर मैं लास्ट क्लास में आया नहीं था तो इसलिए आप एक्सप्लेन कर दीजिए रीजन। दर्शिता? सर इसका सी है आंसर। इसका आंसर सी नहीं है दर्शिता, इसका आंसर बी है। बी। CH2 डबल बॉन्ड CHCl
इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं एंड ड्यूरिंग रेजोनेंस जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ चलेगा। अगली कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगी CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है एंड डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे कैसे हो पाएगी आराम से? बाकी तीनों में से किसी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, बाकी तीनों तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पोजेस करते हैं, उनका Cl सब्स्टिट्यूट करना आसान हो, लेकिन यहाँ पे Cl को सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होगा। मैंने शायद इसका नाम भी बताया था, इसे विनाइल ग्रुप होते हैं, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव होता है। याद आया आप सब लोगों को? और ध्रुव, दर्शिता, रीजन समझ में आया? यस सर करेक्ट आंसर सी नहीं है। आई थिंक स्ट्रक्चर तो सी का ही है। नहीं तो ये तो मैंने बी बनाया ना, बी का स्ट्रक्चर है ना ये, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। दर्शिता सर मेरे में सी गिवन, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट सर कौन सा यही क्वेश्चन सेम देख रहे हो? कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? सर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अरे वो तो मैंने पीछे जाके देखने को बोला था, अभी तो हम MCQ का 14th डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। MCQ का 14th क्वेश्चन निकालिए, वो तो हम कर चुके हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पैसेज बेस का फर्स्ट पार्ट, वो मत देखिए। हाँ ये सर भी है। वहां पे हो सकता है सी ऑप्शन में दे रखा हो। हाँ, फर्स्ट पैसेज बेस में सी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन अभी तो मैं MCQ का 14 बता रहा हूँ, उसमें ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, यस सर। 15th पे आ जाइए। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय लेसन 1 सर ए। यस सर ए। सी कौन कौन बोल रहा है? रीजन बताइए। देखो इसका आंसर होना तो ए चाहिए, लेकिन आप इसका आंसर सी करोगे। मैं आपको बताता हूं रीजन सुनिए। ये मिथाइल हैलाइड, ये इथाइल हैलाइड, ये सेकेंडरी CH3 CHCl CH3, और ये टर्शियरी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के कार्बोकेटायन्स स्टेबल होते हैं, और जिनके कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं वो SN1 प्रेफर करते हैं, और मिथाइल और प्राइमरी के कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री इन पे बैकसाइड अटैक ज्यादा फेवरेबल होता है, बैकसाइड अटैक इजीली अप्रोच हो सकता है इन पे बिना हिंड्रेंस के, तो ये SN2 प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप थोड़ा सा और डीप पे जाए तो इसमें तो सिर्फ SN1 ही होता है 100%। इसमें SN1 बहुत मेजर होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर SN2 भी हो जाता है। ठीक है, वही चीज इसमें SN2 मेजर होता है, लेकिन SN1 माइनर हो जाता है। इसमें सिर्फ SN2 होता है, मतलब हम किसी को मार्क नहीं कर सकते कि सिर्फ 100% SN1 या 100% SN2। आप ये कह सकते हो कि आगे जाने पे SN1 की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन SN2 की डिक्रीज हो रही है, यानी कि थोड़ा बहुत SN2 तो मिलेगा ना। तो जहां पे आपको ये बीच वाले दे दिए जाए ना, दोनों ये वाला और ये वाला, इसमें मेजर SN1 होगा लेकिन माइनर SN2 भी हो, इसमें मेजर SN2 होगा लेकिन माइनर SN1 भी हो। तो जहां पे भी प्राइमरी सेकेंडरी आ जाए वहां पे आप मेजर माइनर दोनों को मेंशन करते हुए SN1 SN2 को टिक करो। हाँ, अगर टर्शियरी आ जाता तो आप सिर्फ SN1 को टिक करते, अगर मिथाइल आ जाता तो सिर्फ SN2 को टिक करते, लेकिन बीच वालों में हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत दूसरा वाला भी बने। समझ रहे हो एवरीबॉडी? जो ऑनलाइन है वो मेरी बात को समझ रहे हैं? यस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आप SN1 और SN2 दोनों टिक करेंगे, वो बात अलग है कि SN1 मेजर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत SN2 के पाथवे पे भी जाएगा रिएक्शन। सही है? एक और कर लेते हैं। 16 which of the following compound is most rapidly hydrolyzed by SN1 mechanism? सी। रीजन मालूम है? सी का रीजन मालूम है? सी इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई सी? टर्शियरी टर्शियरी वो टर्शियरी है वो।
अरे आपको फिर इसका मतलब सही से रीजन नहीं मालूम। देखिए टर्शरी तो है, लेकिन एक्चुअली मेन रीजन इसका ना, जब यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। देखिए तीन तीन रिंग्स है ना, ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और वो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, 3 बार पॉजिटिव इसके अंदर, 3 बार पॉजिटिव इसके अंदर, 3 बार पॉजिटिव इसके अंदर। 9 प्लेसेस पे वो पॉजिटिव चार्ज जो अकेले कार्बन को बेयर करना पड़ता था वो 9 आइटम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो पर यूनिट हेड वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया और चार्ज जितना कम हो जाता है मॉलिक्यूल उतना स्टेबल बन जाता है। तो ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ट्राइफेनाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं इसे, सही है। सो दैट्स व्हाई ये सबसे फास्टली SN1 अंडरगो करेगा। 16th का C इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कितने बचे हैं? देखिए होमवर्क है, करके आने पॉजिटिवली, जल्दी से हम डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में फिर हमें अल्कोहल्स भी पढ़ना है। अल्कोहल्स पढ़ के आइएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी। अब मुझे और एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी आप मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे ही बुलाऊंगा और कुछ टाइम है। चलिए होमवर्क करके आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।